हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू हाउ को दिखाया जाता है, जहां पे यू हाउ ने लाइफ गार्डियन गोल्ड स्टोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी सोल सी का रंग बदलने लगता है। और ये सब कुछ देख करके आइस इम्प्रेस मैंग थियांग एकदम घबरा चुके होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। मगर तभी उन लोगों के सामने डिवाइन रैलम का गेट धीरे धीरे करके अपीयर हो रहा था, यानी कि यू हाउ यहाँ पे डिवाइन रैलम से कनेक्ट होने वाला था, जहाँ पे हम एक मिस्टीरियस से गॉड की भी छवि देखते हैं। ये देख करके आइस इम्प्रेस कहती है कि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, तो यू हाउ यहाँ पे डिवाइन रैलम से कनेक्ट होने वाला है। तभी वहाँ पे मैंग थियान कहता है कि क्या डिवाइन रैलम। ये कहने के साथ वो भी आंखें फाड़ फाड़ के यू हाउ की ही सोल सी के अंदर से डिवाइन रैलम को देख रहा था। मगर तभी वहाँ पे दी थियान ट्रिगर हो जाता है और वो आते के साथ यू हाउ को अपने ऑरा के अंदर कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पे यू हाउ डिवाइन रैलम से जो कनेक्ट हो रहा था उसकी कनेक्टिविटी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पे यू हाउ की सोल सी के अंदर डिवाइन रैलम का वर्ल्ड धीरे धीरे करके अपीयर हो रहा था, वो वहाँ पे डिसअपीयर होने लगता है। ये सब देख करके मैंग थियांग यू हाउ की सोल सी के अंदर से कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, डिवाइन रैलम ऐसे डिसअपीयर क्यों हो रहा है। तभी आइस प्लांट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने सोली यहाँ पे यू हाउ को डिवाइन रैलम से कट ऑफ कर दिया है। ये सुनकर के आइस इम्प्रेस कहती है कि यह और कोई नहीं, ज़रूर दी थियान होगा। उसी की ड्रैगन स्किल ने ये काम किया होगा जिस लॉकेट को यू हाउ पहनता है। ये कहते हुए आइस एम्प्रेस वहां पे बहुत ही ज्यादा भड़क रही होती है। तभी वहां पे दी थियान कहता है कि यू हाउ, मुझे नहीं पता था कि डिवाइन रैलम से कॉल तुम्हारे लिए इतनी जल्दी आ जाएगी। तुम किसी भी कीमत पे स्टार दालो फॉरेस्ट को छोड़ के नहीं जा सकते हो जब तक तुम मेरे ड्रैगन रिवर्स स्किल लॉकेट को पहने होगे। ये कहने के साथ दी थियान वहाँ पे रोर करना स्टार्ट कर देता है और गुस्से में कहता है कि यू हाउ, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इस स्टार दालो फॉरेस्ट के अंदर ही गुजारनी होगी, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। ये कहने के साथ वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे यू हाउ अपनी सोल सी के अंदर मैंग थियान के पास आता है। उसे परेशान होता हुआ देख के यू हाउ कहता है कि आखिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एक बार डिवाइन रैलम को ट्रिगर कर सकता हूँ तो मैं दूसरी बार भी कर सकता हूँ, अगर दूसरी बार मैं फेल हुआ तो मैं तीसरी बार भी करूँगा। ये सुनकर के मैंग थियान कहता है कि ब्रदर यू हाउ, ऐसी अपॉर्चुनिटी सिर्फ कई हजार साल में सिर्फ एक बंदे को मिलती है, आखिर हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों गवा दी। तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे दी थियान को सर पास नहीं कर देता तब तक मैं यहाँ पे डिवाइन रैलम से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरी पावर जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक मैं इस रिवर्सिव ड्रैगन स्केल लॉकेट को अपने गले से नहीं निकाल सकता हूँ। तभी वहाँ पे हम बीजी को देखते हैं जो कि दी थियान को ये सब कुछ करता हुआ देख लेती है। वो गुस्से में आके कहती है कि आखिर दी थियान, तुमने यू हाउ के साथ ये क्या कर दिया है, तुमने आज उसे डिवाइन रैलम से कनेक्ट होने से क्यों रोक दिया, ये तुमने क्या किया। बेचारी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है दी थियान के इस हरकत पे। तभी वहाँ पे यू हाउ की सोल सी का हम सीन देखते हैं, जहाँ पे यू हाउ कहता है कि एक ना एक दिन मैं दी थियान को हराऊंगा और मैं तुम सभी लोगों को गॉड रैलम के अंदर लेकर के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि जैसे जैसे मेरी पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं बार बार इस डिवाइन रैलम को ट्रिगर करता जाऊंगा इसे खुद से कनेक्ट करने के लिए, और मैं देखता हूँ कि आखिर दी थियान आ जाए या फिर कोई बीस्ट गॉड, कब तक वो यहाँ पे हेवन के सामने शील्ड बना करके मुझे डिवाइन रैलम से कनेक्ट होने से रोकता है, क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि ये लोग हेवन के सामने टिक सकें। वहीं पे आइस इम्प्रेस कहती है कि यू हाउ, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक हम तुम्हारे साथ थे, अभी भी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जिस पाथ पे चलोगे हम उसी पाथ पे चलेंगे, तुम ज़रा सा भी मत घबराना, तुम्हें ताकतवर बनाने में हम पूरा योगदान देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें बेबे को दिखाया जाता है, जहाँ पे बेबे यू हाउ से कहता है कि यू हाउ, तुम ठीक तो हो ना। तभी यू हाउ कहता है कि ब्रदर मैं ठीक हूँ, बस मैंने उस लाइफ गार्डियन स्टोन को एब्जॉर्ब कर लिया था जिसकी वजह से मेरी पावर बढ़ गई थी और एम्पीरियर दी थियान
दीतियान का ऑरा मेरी बॉडी के अंदर मौजूद है जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया और कुछ भी नहीं। तभी यूहाओ मन में कहता है कि बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको सच्चाई नहीं बता सकता हूँ। वहाँ पे वूतोंग यूहाओ की बात को सुनकर के अपने मन में कहती है कि मैंने साफ साफ देखा था कि वो ऑरा डिवाइन रैलम का था। इस लड़के ने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। ये कहते हुए वो वहाँ पे यूहाओ को घूर रही होती है। तभी यूहाओ पलटता और कहता है कि थर्ड ब्रदर, आपका जो डिवाइन लाइफ गोल्ड क्रिस्टल था उसे मैंने अब्सॉर्ब कर लिया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तभी जू शांशी कहता है कि अरे लिटिल ब्रदर कोई बात नहीं, ही वो क्रिस्टल श्रापित था, उसने तो गोल्डन टर्टल की पूरी कल्टीवेशन और लाइफ सोर्स को ही एब्जॉर्ब कर लिया था। अगर वो मुझे मिल जाता तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। अच्छा हुआ कि तुमने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। तभी वहाँ पे जू शांशी कहता है कि हमें यहाँ से सीधा ही स्टार लव एम्पायर के अंदर जाना है, तो क्यों ना हम लोग एकेडमी में चल के अपनी पैकिंग जल्दी से कर लें। ये कहने के साथ जू शांशी अपने सारे ही लोगों को लेकर के तांग सेक्ट में आ जाता है, जहाँ पे यूहाओ अपनी टीम को लेकर के निकल रहा होता है। तभी बेबी यूहाओ से कहता है कि यूहाओ तुम्हारे साथ इस मिशन में गू ई और क्विंग और मिस्टर जी भी तांग सेक्ट की तरफ से जाएंगे और मैं खुद यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि तांग सेक्ट को भी कोई प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए। तभी वहाँ पे जू शांशी कहता है कि यहाँ पे परेशान मत हो, मैं हूँ ना यूहाओ को बचाने के लिए। तभी वहाँ पे यूहाओ कहता है कि सीनियर ब्रदर आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर सनसेट फॉरेस्ट के अंदर कुछ भी हलचल होती है तो मेरे आने का आप इंतज़ार करिएगा। तभी बेबी कहता है कि तुम परेशान मत हो, बस तुम अपने मिशन पे ध्यान दो, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ अपनी पूरी ही टीम को लेकर के निकल चुका था स्टार लव फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पे वूतोंग और यूहाओ सबसे पीछे चल रहे थे। तभी वूतोंग कहती है कि तुमने वहाँ पे बेबे से झूठ क्यों कहा, दीतियान ने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं बल्कि तुम्हारे कनेक्शन को डिवाइन रैलम से काट दिया था, आखिर ये सब क्या है। तभी वहाँ पे यूहाओ वूतोंग की बात को सुन करके उसे शांत कराता है और उससे कहता है कि प्लीज़ धीरे बोलो, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी को भी ये पता चले कि मैं आज डिवाइन रैलम से कनेक्ट होने वाला था और दीतियान की वजह से मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई परेशान हो। ये कहने के साथ यूहाओ अपने लिप पे उंगली को रख देता है। वहाँ पे यूहाओ वूतोंग से कहता है कि आखिर तुम डिवाइन रैलम के बारे में इतने अच्छे से कैसे जानती हो। तभी वहाँ पे वूतोंग कहती है कि डिवाइन रैलम के बारे में आखिर कौन नहीं जानेगा। डिवाइन रैलम जब अपीयर होता है और वो किसी भी कल्टीवेटर से खुद को कनेक्ट करता है तो यूँ समझो कि एक गॉड अपनी पोजीशन पास ऑन करने के लिए आते हैं उस कल्टीवेटर को। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे यूहाओ इसको जान करके एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो लेजेंडरी डिवाइन इनहेरिटेंस थी जो कि मेरे हाथ से निकल गई है, मगर मैं फ्यूचर में उसे फिर से अचीव कर लूँगा। वही वहाँ पे वूतोंग आसमान में देखते हुए कहती है कि गॉड बार बार किसी को पसंद नहीं करते हैं और बार बार किसी के ऊपर इतने ज़्यादा मेहरबान नहीं होते हैं कि वो अपनी इनहेरिटेंस को उस कल्टीवेटर को सौंप दें। ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मिलती है जिसे तुमने गंवा दिया है। जिसे सुनकर के यूहाओ अपने मन में कहता है कि इसकी याददाश्त तो चली गई है मगर अभी भी डोंगर मेरे बारे में इतनी ज़्यादा फिक्रमंद है। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ और डोंगर और उसकी पूरी ही टीम उड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पे वूतोंग यूहाओ की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर मैं इस बेवकूफ़ के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। अभी वहाँ पे यूहाओ वूटोंग यानी कि डोंगर को देखते हुए कहता है कि डोंगर मुझे पता है कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है मगर फिर भी तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी सोल सी के अंदर तियांग बिंग, आइस एम्प्रेस, आइस प्लांट और आइस स्नोकल हैं, जिससे मैंने वादा किया है कि मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगा और उन्हें जल्द से जल्द गॉड रैलम में लेकर के जाऊंगा। मगर डोंगर मैं एक बात तुम्हें और बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरे दिल के करीब है तो वो तुम हो। मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पे वूतोंग अपने मन में कहती है कि इस बंदे के पास काउंटलेस सीक्रेट हैं और ना जाने कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। अगर मुझे यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है।
तभी वहाँ पे वूटोंग खुद को संभालते हुए कहती है कि मुझे इस बेवकूफ़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। भले ही इसके पास कई सारे काउंटलेस सीक्रेट और ये खुद एक मिस्टीरियस बंदा भी है, मगर साथ में ये एक बैड बॉय है। मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी, भले ही इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ क्यों ना हो। तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे वूटोंग सो करके उठती है और वो देखती है कि उसके सारे ही साथी आग जला करके किसी चीज को पकाने की तैयारी कर रहे थे। जहाँ पे जू शांशी कहता है कि आज कितना अच्छा दिन है, यू हाओ के हाथों की ग्रिल्ड फिश आज हमें खाने को मिलेगी, वो भी इतने सालों के बाद। वहीं पे क्वीन कहती है ये सब कुछ तो सीनियर सिस्टर वूटोंग की वजह से हो पाया है, उन्हें तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। तभी हम यू हाओ को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर का इस्तेमाल करके पानी के अंदर ही फिशेस को देखता है और एक ही बार में उन सबको वहाँ पे फ्रीज करने लगता है। तभी उनमें से कुछ फिश पानी की सतह से ऊपर कूद के भागने लगती हैं। यू हाओ को यहाँ पे सही मौका मिलता है और वो बड़ी ही स्टाइल से लकड़ियाँ उन लोगों के ऊपर फेंक करके उन्हें अपने लकड़ी से ही हिट करता है और एक ही बार में उन सबको पकड़ के आग के चारों ही तरफ बड़े ही स्टाइल में फैला देता है। ये सब वहाँ पे वूटोंग देखते हुए कहती है कि क्या ये लड़का कुकिंग भी करना जानता है, वो भी इतने अच्छे तरीके से। यू हाओ यहाँ पे वूटोंग के सामने फ्लेक्स कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जिया ननन वूटोंग के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है फर्स्ट टाइम मैं यू हाओ से एकेडमी के अंदर मिली थी जब यू हाओ एक छोटी सी दुकान लगाया था ग्रिल्ड फिश की, और मैं इसकी फिश खा के इसकी फ़ैन हो चुकी थी क्योंकि यू हाओ एक ग्रिल्ड फिश मास्टर है, उससे कितना अच्छा कोई और फिश ग्रिल कर ही नहीं सकता है, ये बेस्ट है। ये सुनकर के वहाँ पे वूटोंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, मगर तभी उन लोगों की बात को सुनकर के जू शांशी तुरंत ही कहता है कि लगता है कि मुझे यू हाओ को यहाँ पे फिश बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए क्यों ना ओल्ड ब्रदर जी हम दोनों थोड़ी जाकर के स्ट्रेचिंग कर लें और थोड़ी सी फाइट शाइट कर लें, क्या कहते हो। भी वहाँ पे मिस्टर जी कहता है कि क्यों नहीं, मैं तो तैयार हूँ। ये कहने के साथ वो जू शांशी की ओर देखने लगता है, वहीं पे जू शांशी भी उसे इशारे कहते हुए उसे पीछे की तरफ बुलाता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक साथ ही वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे जू शांशी कहता है कि मैं और ब्रदर ओल्ड जी दोनों ही यहाँ पे फाइट करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए किसी को आना है तो मेरे साथ आ सकता है। तभी वहाँ पे मिस क्वीन और वो अपनी सिस्टर गुई ई से कहती है कि हमें भी चलना चाहिए इन दोनों की फाइट देखने के लिए। ये कहने के साथ वहाँ पे जू शांशी भी ओके का साइन देता है और आगे बढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे क्वीन और गुई ई भी आने लगती हैं। तभी वहाँ पे जिया ननन वूटोंग से कहती है कि मुझे जा करके इन बेवकूफ़ों के ऊपर नज़र रखनी होगी, इसलिए प्लीज़ ध्यान देना कि ये आग यहाँ पे ना बूझे और तुम यू हाओ की मदद भी करना, वरना अगर मैं यहाँ से नहीं गई ना तो वो दोनों ही बेवकूफ़ फाइट करने की वजह से इस पूरे जंगल को ही तबाह कर देंगे। ये कहने के साथ वो वूटोंग से कहती है कि तुम हैंडल कर लोगी ना। तभी वूटोंग वहाँ पे हामी भरती है और तभी जिया ननन भी उठ करके वहाँ से चली जाती है और रह जाते हैं सिर्फ यू हाओ और वूटोंग। वो दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे से ही शर्मा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जू शांशी ब्रदर जी से कहता है कि ब्रदर तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो, तुम तो इशारों की बातों को भी समझ रहे हो, क्या बात है। तभी वहाँ पे मिस्टर जी कहता है कि अब यहाँ पे बातें बहुत हो चुकी, क्यों ना अब हम यहाँ पे फाइट स्टार्ट करें। ये कहने के साथ वो वहाँ पे सीधा ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है, जिसे देख करके जू शांशी कहता है कि अरे बेवकूफ़, मैं तो सिर्फ वहाँ पे यू हाओ और वूटोंग को सेपरेट करना चाह रहा था कि वो लोग बैठ के आपस में बात कर सकें, और तुम तो यहाँ पे मुझसे फाइट करना चाहते हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। मगर यहाँ पे तो ब्रदर जी एकदम सीरियस होता है और वो गुस्से में आकर के जू शांशी की तरफ देख के कहता है कि तुमने ही तो कहा था मुझसे फाइट करने के लिए, तो मुझसे फाइट करो। बेचारा जू शांशी वहाँ पे कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर वो अब यहाँ पे क्या करे। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।